मुगल काल के समय में भारत पूरी दुनिया में अपनी शान शौकत और अमीरी के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर तक भारत की पहचान सोने की चिड़िया की थी और विदेशी आक्रांताओं की नज़र भारत की अकूत धन संपदा पर हमेशा बनी रहती थी। भारत के अंदर भी बहुत सी रियासतें थीं जो खुद के राज्य का विस्तार और मुगलों की शक्ति को कम करने के प्रयास में हमेशा लगी रहती थी। लेकिन जिस मुगल सल्तनत को अफगान, सिख, राजपूत और मराठा तक खत्म नहीं कर पाए थे, उसे अंग्रेजों ने अपनी छोटी सी सेना से खत्म कर दिया था। अंग्रेजों ने न सिर्फ मुगलों बल्कि हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी शक्ति को साम दाम दंड भेद की नीति से अपने रास्ते से हटा दिया। हालांकि ये नीतियां भारत के महान आचार्य चाणक्य ने विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा के लिए बताई थी, लेकिन जिस कुशाग्रता से अंग्रेजों ने इन्हें इस्तेमाल किया, उसके परिणाम स्वरूप हमने सालों तक उनकी गुलामी को झेला है। पर किस तरह इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए आई एक कंपनी ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया और मुगलों के राज को समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं अजब गजब फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1600 की, जब ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ईस्ट में व्यापार करने का पूरा अधिकार मिल गया था। दिल्ली के तख्त पर उस वक्त मुगल बादशाह जहांगीर विराजमान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रॉय ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी। शुरू में तो जहांगीर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन बार बार आग्रह करने और ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड के फायदे बताने पर उन्हें ट्रेड की परमिशन मिल गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल राज के अधीन आने वाले क्षेत्रों मद्रास, कलकत्ता, पटना, सूरत और बॉम्बे जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज लगा ली और इसके बदले में वो मुगलों को सालाना एक रकम देने लगे। अंग्रेजों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा था और उनका लालच भी। जहां जहां अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, वो जगहें धीरे धीरे बड़े शहरों में तब्दील होने लगी और भारत के अलग अलग कोनों और दूसरे देशों के व्यापारी भी वहां आने लगे। ब्रिटिशर्स का व्यापार जितनी तेजी से बढ़ रहा था उसका उन्हें अनुमान ही नहीं था। अब उन्हें लगने लगा कि भारत की सत्ता पर अगर उनका अधिकार हो जाए तो वो इससे कहीं ज्यादा धन कमा सकते हैं। पर मुगलों की ताकत को खत्म करना इतना आसान नहीं था, और वो भी तब जब सबसे तेज तरार और अति महत्वाकांक्षी मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा हो। 1686 में अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, पर उस लड़ाई में उनकी बड़ी हार हुई। अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि ताकत के मामले में वो औरंगजेब का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना होगा। उस हार के बाद अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगी और फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करने का विश्वास दिलाया। औरंगजेब ने भी 15,000 रुपए जुर्माना लगाकर उन्हें माफ कर दिया ताकि व्यापार से मुगलों को भी फायदा मिलता रहे। औरंगजेब एक कठोर बादशाह जरूर था, लेकिन कुछ रियासतों को मिटाने और खुद को पूरे भारत का बादशाह बनाने के लालच में उसने शाही खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया था। पर जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ जो उसके जैसे मुगलों की ताकत को बढ़ा सकता। औरंगजेब के बाद बादशाह बनने की चाहत में उसके वंशज आपस में ही लड़ने लगे थे। 1717 में जब फर्रुखसियार के पास मुगल बादशाह का ताज था, तो उसने ब्रिटिशर्स को मुगलों के अधीन क्षेत्रों में बिना कस्टम ड्यूटी के ट्रेड करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री में बनी चीजों पर ड्यूटी फ्री परमिट इशू कर सकते थे, जिसे दस्तक कहा जाता था। दस्तक के इशू होने के बाद अलग अलग जगहों के नवाब उन चीजों पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा सकते थे। ब्रिटिशर्स ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस सिस्टम का जमकर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ बंगाल के नवाब ने आवाज उठाई और अंग्रेजों की मनमानी को रोक दिया। वक्त बीतने के साथ साथ मुगलों का प्रभाव कम होता जा रहा था और विदेशी शक्तियों के हमले भी बढ़ने लगे थे। 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नादिर शाह का मकसद ज्यादा से ज्यादा धन लूटना था और नादिर शाह ने ऐसा ही किया। उसने 70 करोड़ रुपए की कीमत के हीरे जवाहरात और मोहरों के साथ साथ
मुगल बादशाह का बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी छीन लिया। दोस्तों, कोहिनूर हीरे की कहानी बड़ी रोमांचक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कोहिनूर हीरा नादिर शाह से महाराजा रंजीत सिंह तक और फिर ब्रिटेन की महारानी के ताज तक पहुंच गया, तो उसका वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नादिर शाह के इस हमले ने न सिर्फ मुगलों की कमजोरियों को उजागर किया था, बल्कि दक्कन में मराठाओं और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक मौका दे दिया था। फिर भी मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी इतने मजबूत नहीं हुए थे कि वो मुगलों को सीधी लड़ाई में मात दे पाते। मुगलों को खत्म करने से पहले अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाया। यहाँ ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को जगत सेठ की मदद से अपने साथ मिला लिया। घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत यहाँ सफल होती दिखाई दे रही थी। इसके बाद 1757 में हुई पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और नवाब की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। दूसरी तरफ मराठा भी आगे बढ़ते जा रहे थे और मुगलों की शक्ति कम होती जा रही थी। शाह आलम द्वितीय की शक्ति इतनी कम हो चुकी थी कि मराठों ने उन्हें विदेशी हमलों से बचाने का वादा कर डाला, पर मराठे नहीं जानते थे कि उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नादिर शाह के बाद उसकी गद्दी संभालने वाला अहमद शाह अब्दाली एक बार फिर से दिल्ली को लूटने के इरादे से दिल्ली आने वाला था। अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली पर आक्रमण को रोकने के लिए मराठों ने अपनी सेना भेज दी। 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद मराठों की एक बड़ी शक्ति बनने की मुहिम को एक झटका लगा था, पर अभी भी मराठे इतने कमजोर नहीं हुए थे कि उन्हें कोई भी खत्म कर पाता, लेकिन उन्हें संभलने के लिए थोड़ा समय जरूर चाहिए था। इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं को 1764 में बक्सर की लड़ाई में हरा दिया। इस लड़ाई में जीत के साथ ही अंग्रेजों ने तीनों के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसके बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगहों पर टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। मुगलों को इस तरह हराने के बाद अब भारत में तीन बड़ी शक्तियां बची थी, जिनमें मराठे, मैसूर के हैदर अली टीपू सुल्तान और हैदराबाद के नवाब शामिल थे। अगर ये तीनों मिल जाते तो अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों ने फूट डालो की रणनीति अपनाकर पहले मराठा साम्राज्य को खत्म किया और फिर हैदराबाद और मैसूर को। मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, जिसमें अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया। इसके लिए अंग्रेजों ने अलग अलग मराठा सरदारों जैसे कि भोंसले, सिंधिया, होलकर और पेशवा को आपस में लड़ा दिया। इसके बाद हैदराबाद के निजाम को भी अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया और अब सिर्फ मैसूर के टीपू सुल्तान ही बचे थे जिनसे अंग्रेजों को लड़ना था। टीपू सुल्तान ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में लड़ते हुए वो भी मारे गए। अब पूरे भारत में अंग्रेजों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अब उन्होंने सिस्टम को किस तरह से चलाया जाए इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजों के आने से पहले जितनी भी बड़ी ताकतें थी वो किसानों से कर वसूल कर ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने में लगी थी, लेकिन अंग्रेजों ने व्यापार और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के जरिए धन को इकट्ठा करना शुरू किया, साथ ही कानून का राज स्थापित करने की दिशा में भी काम किया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक की कुछ नीतियां भारत में कुछ लोगों को पसंद भी आ रही थी। ब्रिटिशर्स ने अब मुगलों के कानूनों को पूरी तरह से बदल दिया था, जिससे भारत में कुछ लोग बहुत खुश भी थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों को मुगलों को पूरी तरह कुचलने का एक मौका मिल गया था। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद करके रंगून भेज दिया, जिसके बाद बहादुर शाह के बेटों को भी विलियम हडसन क्रूरता से कत्ल कर देता है। जिस जगह बहादुर शाह के बेटों को कत्ल किया गया था उस जगह को खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 1857 की इस क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को समाप्त कर ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई और सारी शक्तियां ब्रिटेन की महारानी के पास चली गई। 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने शिक्षा और समाज को लेकर कुछ सुधार भी किए,
जिनसे राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक उनकी नीतियों के समर्थक बन गए। पर 20वीं सदी आते आते भारत के लोग एकजुट हो गए और एक लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजों के भारत पर अपना राज स्थापित करने की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।